दोस्तों नमस्कार। इस समय सबसे महत्वपूर्ण घटना है अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशन हो रहा है। 9 तारीख लास्ट डेट है। मुश्किल से एक हफ्ता बचा है और इसके बीच में भारत को कई बड़े निर्णय लेने हैं। मोदी साहब ब्रिक्स मीटिंग के लिए देश से बाहर है। भारत की नेगोशिएटिंग टीम अमेरिका में है। अगले 7 दिन भारत के एस्टेब्लिशमेंट और लीडर्स के लिए बहुत टेंशन वाले होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अमेरिका को ऐसी क्या मजबूरी है कि उसको भारत के बाजार में घुसना ही है। हम अक्सर ये कहते हैं कि भारत का किसान छोटा है, अगर बाजार के अंदर बड़ी कंपनियां आई या बड़े किसानों का सब्सिडाइज माल आया विदेश से तो किसी की कृषि की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि ट्रंप की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस बार भारत के लिए खेती का बाजार खोलो ये एजेंडा लेकर बैठ गए। इसको आज हम समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े रखूंगा, करीब 6-7 स्लाइड्स हैं। आप इसको देखिएगा, ये एनालिसिस देखिएगा, तब आपको पता लगेगा कि किस तरह से भारत सरकार के लिए और किसानों के लिए आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। और अगर अभी से हमने तैयारी नहीं करी, अगर हम मान लीजिए कि टाल भी दिया इस बार कि चलो इस बार एग्रीकल्चर पे नेगोशिएशन नहीं हुआ, 3 महीने बाद 6 महीने बाद होगा, अब हालत यह है कि हम हमेशा के लिए शायद नहीं टाल पाएंगे। और अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है कि हमारे व्यापारिक संबंधों में इसका प्रभाव पड़े। तो ऐसी क्या मजबूरी है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों आपके सामने जो मैंने रखा है अमेरिका का फार्म, जैसा मैंने कल भी आपको एक वीडियो में बताया कि वहां पे ऑन एन एवरेज करीब 150 हेक्टेयर का फार्म है। 180 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक के फार्म्स है। अब निश्चित रूप से वहां आदमी की तरह खेती तो होगी नहीं, हमारे यहाँ तो 1 हेक्टेयर है, तो वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं। तो ये है अमेरिका का खेत और ये है भारत का खेत। अब कंपैरिजन क्या है, कंपटीशन इन दोनों के बीच में, दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, उसकी चर्चा मैं कई बार आपसे कर चुका हूं। आज हम देखेंगे ट्रंप साहब की राजनीतिक मजबूरियां क्या है और भारत की स्थिति क्या है। एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम देखें तो भारत की जो आबादी है वो करीब 145 करोड़ है और अमेरिका की आबादी है वो करीब 34 करोड़ है। भारत की 145 करोड़ की आबादी के अंदर करीब 17% लोग, 17% जो एग्रीकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी के अंदर, अमेरिका में 1% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी। अब आप समझिए अमेरिका के लिए 1% क्यों भारी पड़ रहा है, इसको समझना जरूरी है। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करीब 42% लोग सीधे खेती में है। इनडायरेक्ट अगर जोड़े तो कभी आप ये कह सकते हैं 20 से 25% और लोग, करीब 60-70% भारत की आबादी डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती पर आधारित है। अमेरिका में लेस देन 2%। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 1% से कम और 1% के करीब, और एग्रीकल्चर के अंदर जो पॉपुलेशन इन्वॉल्वमेंट है वो लेस देन 2%। उसके बाद भी इतना बड़ा मुद्दा अमेरिका में खेती को लेकर क्यों बन गया है, इसको समझना जरूरी है। इसके लिए इस आंकड़े को देखिएगा। जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है $30 बिलियन मैक्सिको को, कनाडा को होता है करीब $28 बिलियन, चाइना के पास जाता है करीब $24 बिलियन, यूरोपियन यूनियन के पास जाता है करीब 12-13 बिलियन डॉलर के आसपास, और जापान के पास 12 बिलियन डॉलर, कोरिया 8, कोलंबिया करीब 4.5, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, और ये नंबर घटते जाते हैं। ये मैंने आपको टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बताए हैं एक्सपोर्ट वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्यों खतरनाक है, जो टॉप 3 देश हैं जो इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, अगर आप देखें तो जिनका करीब अगर आप अंदाज लगाएं तो 50% के आसपास ही सिर्फ 3 देश ही लेते हैं, और तीनों के साथ विवाद चल रहा है टैरिफ को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप का, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट इनके साथ ट्रंप का बहुत ज्यादा है, मतलब अमेरिका का। अब इसके अंदर पॉलिटिक्स शुरू होती है। जब अमेरिका को तंग करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाया तब क्या हुआ, इसको समझिए। यह बड़े इंटरेस्टिंग डेटा है।
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसमें जो किसान है वो रिपब्लिकन स्टेट्स में बहुत बड़ा वोट बैंक है। हमारे यहाँ जैसे किसान वोट बैंक है, अमेरिका में भी किसान वोट बैंक है। प्रेसिडेंट कौन बनेगा, क्योंकि वहां पे बहुत कांटे का मुकाबला रहता है रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक्स में। हमारे यहाँ तो वोट परसेंटेज काफी फर्क हो जाता है कि अगर किसी को 30% मिल रहे हैं तो दूसरे को 25 मिल रहे हैं या 20% मिल रहे हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां लोग अलर्ट है, सब लोग वोट करने जाते हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी पे फिक्स हैं उनके अपने। और लेकिन जब वोट स्विंग होता है तो मुश्किल से 1-2% का, इसीलिए किसानों का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फार्मर्स 2016 में बहुत क्रूशियल थे और उस समय चाइना ने क्या किया था, जब टैरिफ वॉर शुरू किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो चाइना ने बैन कर दिया एग्रीकल्चर इंपोर्ट अमेरिका से। प्राइसेस क्रैश हुए, अमेरिका को किसानों को $28 बिलियन की सब्सिडी देनी पड़ी थी। चाइना ने कहा ठीक है, आप टैरिफ लगाते हो, हम भी टैरिफ लगाते हैं, हम आपसे लेंगे ही नहीं। वो चले गए ब्राजील, बाकी देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जहां से उनको जरूरत थी वो चले गए। जब रेट गिरे अमेरिका में, $28 बिलियन की सब्सिडी देनी पड़ी किसानों को। और कितने किसान है? लेस देन 1%। ये है वहां एग्रीकल्चर में किसानों की पावर। ट्रंप नीडेड ए ट्रेड टू win to avoid further backlash, so forcing India to open agriculture market, it is becoming a political necessity. अब अगर मान लीजिए चाइना जो खरीद रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया पिछली स्लाइड में, अब आप देखेंगे करीब 24-25 बिलियन डॉलर का बड़ा बाजार है। छोटा बाजार तो है नहीं, क्योंकि जो छोटे देश है वो कितना ले रहे हैं, 3, 4, 5। अगर चाइना ने आधा भी कर दिया तो ये सारे देश मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकते, तो टॉप 10 में है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो जो एक देश ले रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए आपको कम से कम 10-15 देशों की जरूरत पड़ेगी, और शायद वो भी पूरा नहीं हो। ऐसी स्थिति के अंदर उनको चाइना के मुकाबले एक बड़ा बाजार चाहिए, और वो बड़ा बाजार है भारत। इसीलिए ये उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है। क्यों? अगर चाइना ने आंख दिखाई कि हम आपसे माल नहीं लेते, वो सारा माल डाइवर्ट कर देंगे इंडिया। इसका मतलब भारत में डंपिंग शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा माल आएगा, भारत के रेट गिरेंगे, और यहां पे भी एग्रीकल्चर क्राइसिस होगा। लेकिन ट्रंप को उससे मतलब नहीं है, उसको अपने वोट बैंक से मतलब है। जिस तरह से मोदी जी को अपना वोट बैंक पसंद है, ट्रंप को अपना वोट बैंक पसंद है। और इलेक्शन के समय बार बार उन्होंने कहा कि फेयर ट्रेड होना चाहिए एग्रीकल्चर में। जिस तरह से भारत ने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाए वो गलत है, और अमेरिकन फार्मर्स को लेकर फोकस किया कि मैं उनके लिए कुछ करूंगा। और इसीलिए उनका जो बेस है वो फार्मर्स, एग्री बिजनेस की रिपब्लिक, जो वोटिंग ब्लॉक है वो किसान है रिपब्लिकन्स के। इस बात को भी हमें समझना होगा। और टैरिफ को लेकर जब बात आई, तब ट्रंप को अब एक चाहिए अल्टरनेट बाजार, ताकि वो अपने जो किसान है उसको एश्योर कर सके कि अगर मैं चाइना पे टैरिफ लगा रहा हूं तो तुम मत घबराओ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अगर ध्यान से देखो, इस बार भी चाइना ने यही किया। जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाया, चाइना ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे सबसे पहले टैरिफ लगाया अमेरिका पे, बाकी किसी पे नहीं लगाया। उनको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने वोट बैंक से ही घबराएंगे और वो किसी की नहीं सुनेंगे, और यही हुआ। अल्टीमेटली ट्रंप साहब को झुककर चाइना को बोलना पड़ा कि भैया माल खरीद लो। ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है, तो चाइना ने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आप हमारे को रास्ता दो अमेरिका में अपना माल बेचने का, हम आपके किसानों से ज्यादा माल खरीद लेंगे। लेकिन ये पूरा जो इक्वेशन है, ये ट्रंप के जो गेम प्लान था उससे उल्टा पड़ गया। अब ट्रंप साहब को इसकी खींच तो है, उनको कभी ना कभी तो चीन को सबक सिखाना है। लेकिन जब तक अल्टरनेट बाजार नहीं होगा तो वो अपने गेम प्लान में सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसीलिए उनको भारत की जरूरत है। इसीलिए a deal with India could have helped offset the damages been used and claim success for the trade policy। अगर भारत का बाजार खुल जाता है खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, तब ट्रंप साहब ये कह पाएंगे कि देखिए मेरी नीतियां सफल रही। इसीलिए पोस्ट चाइना स्ट्रेटेजी में भारत का रोल इंपॉर्टेंट है, खासकर एक्सपोर्ट्स को लेकर। भारत जितना बड़ा बाजार उनको चाहिए। इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक लार्ज ग्रोइंग मार्केट विद स्केल। ये स्केल वर्ड जरूरी है। छोटे छोटे आइलैंड में 2, 4, 5 कंटेनर भेजने से काम नहीं होगा।
India imports restriction, high tariff, resistance to GMOs frustrate his plans. अमेरिका के लिए सबसे बड़ा टेंशन है भारत की टैरिफ और नॉन टैरिफ पॉलिसीज। इसको लेके ही वो परेशान है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, वो कहते हैं कि आप हमसे खरीदो, वो सब जीएम करते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में सबसे पहले आपको जीएम पॉलिसी लानी होगी। मुद्दा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, वहां पे फिर पंगा हो रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया, एक जज ने कहा अच्छी बात है, दूसरे ने कहा हम नहीं मानते। ये मुद्दा अभी फिर अपील में वापस सुप्रीम कोर्ट में है। दूसरी तरफ इंडिया इज ए न्यू फ्रंटियर फॉर यूएस फार्म एक्सपोर्ट्स। अब जो ट्रंप की टीम है उनको लगता है कि जब तक इंडिया नहीं खुलेगा तब तक काम नहीं बनेगा। अब ट्रंप के कोर वोटर्स कौन से हैं? जो मिड वेस्टर्न फार्म्स हैं वो उनके वोटर हैं। अब वो कौन से राज्य हैं? आयोवा, विस्कॉन्सिन, ओहियो, नब्रास्का, पेंसिल्वेनिया वगैरह। और वहां पे क्या होता है? सोयाबीन, कॉर्न, डेयरी, पोर्क। इसी को तो लेके तो झगड़ा है कि आप डेयरी अलाउ करिए, क्योंकि उनका वोट बैंक बेचना चाहता है। एंड दीज आर स्विंग स्टेट्स इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अगर आपने काम नहीं किया, अगर उन किसानों के लिए रास्ता नहीं खोला, तो अगली बार चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी एम्स टू बूस्ट फार्मर एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट, मेकिंग इंडिया 1.1 मार्केट एज ए स्ट्रेटेजिक प्राइज। अब अगर उनको मेक इन इंडिया बनाना, मेक इन अमेरिका करना है या अमेरिका फर्स्ट करना है और किसानों का फायदा करना है, तो बड़ा बाजार चाहिए, क्योंकि चाइना से वो ज्यादा दबाव में काम नहीं कर सकते। यूरोप बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, बाकी जो कंट्रीज हैं वो सब आबादी के हिसाब से छोटे हैं, बाजार छोटे हैं। तो बड़ा बाजार है भारत, इसलिए भारत पे टारगेट होगा ही। और फार्मर मींस पॉलिटिकल मसल इन ट्रम्प्स रिपब्लिकन कोलिशन एंड सिक्योरिंग एक्सेस टू फॉरेन एग्रीकल्चर मार्केट हेल्प्स हिम टू शो ही इज डिलीवरिंग विनिंग एंड विनिंग इन दिस ग्रुप। मतलब वो अपने वोट बैंक को बता पाएंगे, देखिए जो मैंने तुमको कहा था वो मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्यों ये इतने क्रूशियल होते जा रहे हैं? आयोवा सोयाबीन मक्के का एरिया है, ये बैटल ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे अक्सर स्विंग होता है, मुश्किल हो जाता है लोग कैंडिडेट्स को जीतना, तो इसको अपने साथ मिलाना जरूरी है। विस्कॉन्सिन में डेयरी है, ट्रंप साहब बहुत नैरोली मिस किए थे 2020 में, उनको लगा था भैया किसी तरह से बचाओ। इसके अलावा मिशिगन में एप्पल्स एंड डेयरी, क्रूशियल मिडवेस्ट वोट, ये जरूरी है। और कैलिफोर्निया में जो वहां के ट्रेड प्रोड्यूसर्स हैं उनका लॉबी प्रेशर। पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस बोथ स्ट्रेटेजिक एंड इलेक्ट्रल, जैसे मैं आपसे बता रहा था अमेरिका के लिए, कि भाई इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट अगर खोलते हैं तो जो चाइना पे डिपेंडेंसी है वो कम होगा, साथ ही साथ जो ट्रेड डेफिसिट है जो करीब 25 से 30 बिलियन डॉलर का है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, उसको भी कम कर पाएगा। अमेरिका के दो फायदे हैं। ट्रंप अपने वोटर्स को कह सकेंगे, देखिए अब हमने आपको बाहर नहीं छोड़ा है, हमने आपके लिए भारत जैसा बड़ा बाजार भी खोल दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अचीवमेंट होगा ट्रंप साहब का। और साथ ही साथ जो चाइना की दादागिरी है अमेरिका के ऊपर कि अगर आपने हमको तंग किया तो हम आपसे माल नहीं लेंगे, तुम किसको बेचोगे, यहां आके ट्रंप साहब के हाथ बंद जाते हैं, वो इससे परेशान। इसीलिए नजर भारत पे है। भारत की मजबूरी क्या है? अगर हमने चाइना अमेरिका की बात मान ली तो मेरे छोटे किसान परेशान हो जाएंगे, और ये हम सब जानते हैं। पॉलिटिकली इट विल बी डैमेजिंग फॉर मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि जो की वोट बैंक है वो किसान है और कोऑपरेटिव्स है। अब वो कहेंगे कि देखिए मोदी साहब ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया, अब मोदी साहब भी नहीं चाहेंगे, इसीलिए अभी तक ये समझौता हो नहीं पा रहा। इसके अलावा जो डोमेस्टिक डेयरी मार्केट है वहां से जब सब्सिडाइज प्रोडक्ट आएगा तो हमारी मार्केट को खराब करेगा। आपने मेरा डेयरी पे डेडिकेटेड एक वीडियो देखा होगा, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए, बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स, इवन पॉलिटिकल लीडर्स के मेरे पास फोन आए कि बहुत अच्छा एनालिसिस था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डेयरी पे जो मैंने बनाया था। और अगर हम देखें तो अगर ऐसा होता है तो अपोजिशन को मौका मिलेगा, वो मोदी सरकार के खिलाफ फिर फार्मर प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, और पॉलिटिकली सेंसिटिव सेक्टर है, आपने देख ही चुके हैं इस मामले में। तो सिंबॉलिकली अब पॉलिटिक्स है, इसमें क्यों भारत जरूरी बैठता है चेस गेम में ट्रंप के? क्योंकि छोटी छोटी जो बातें हैं ये इनको एम्पलीफाई करती हैं, कि पॉलिटिकली एम्पलीफाई टू शो ट्रंप वाज गेटिंग टफ एंड विनिंग ऑन ट्रेड। चाहे वो बहुत छोटा मुद्दा है, एक हिसाब से 1% से कम पॉपुलेशन के लिए है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टेक्निकली,
लेकिन ये बता सकेंगे कि देखिए मैं टफ नेगोशिएटर हूं और मैंने अपनी बात रखी है। इसके अलावा जो अमेरिका में लॉबीज हैं, ये चीज भारत की इंडस्ट्रीज को सीखना होगा, हमारे एसोसिएशंस को सीखना होगा कि एसोसिएशन का एक्चुअल पर्पस क्या है। हमारे यहां जितनी भी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं वो सिर्फ क्लब बन के रह गई, उससे काम नहीं बनेगा क्योंकि वहां पे स्ट्रेटेजिक व्यू नहीं है। हमारी ऐसी एसोसिएशंस में हम लोग कोई एक्शन प्लान नहीं बनाते हैं कि हमें किस बाजार में कैसे एंटर करना है। जबकि अमेरिका में जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं वो सरकार के साथ मिलकर ट्रेड पॉलिसीज बनाती हैं। हमारे यहाँ तो एसोसिएशंस की सरकार ही नहीं सुनती। तो बड़ा विचित्र स्थिति है हमारे यहाँ, इसीलिए इकोनॉमिक पॉलिसीज और ट्रेड पॉलिसीज में हमेशा क्राइसिस रहता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां पे लॉबीज है, डेयरी की है, मीट की है, पोल्ट्री की है, ग्रेन्स की है, हर चीज की लॉबी है और वो डिसाइड करते हैं पॉलिसी क्या होगी और वहां के मंत्री और मंत्रालय उस हिसाब से काम करते हैं। क्योंकि जब तक व्यापार नहीं होगा, आपने कोई भी पॉलिसी बना दी, उसका फायदा क्या है? ना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ना एक्सपोर्ट हो रहा है, ना अर्निंग हो रही है, ना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो आपकी पॉलिसीज का क्या मतलब है? फिर हम कहते हैं हमारी पॉलिसी ऐसी है। भाई जिसने भी वो गलत पॉलिसी बनाई है हटाइए ना, अगर उससे देश को फायदा नहीं हो रहा। पॉलिसी तो बदल सकती है ना, हम क्यों नहीं बदलते? एक बेकार सी पॉलिसी लेके हम बैठे रहते हैं और पूरी दुनिया को कहते हैं कि हम खराब चीज नहीं बदलेंगे, आप बदलो। ये बड़ी विचित्र स्थिति है भारत की पॉलिसी मेकिंग में। इलॉजिकल अनजस्टिफाइड पॉलिसीज हम बनाते हैं जिससे हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है, हैरेसमेंट बढ़ता है, टाइम कंजम्पशन बढ़ता है, हमारी एफिशिएंसीज कम जाती हैं क्योंकि हमने एक गलत पॉलिसी बना दी। और हम उसको इसलिए नहीं सुधारते क्योंकि उसमें रेंट सीकिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें करप्शन के कई रास्ते हैं। क्योंकि जब सुधार होगा तो करप्शन कम होगा, काम जल्दी होगा, तो सुबह शाम होली दिवाली के जो गिफ्ट आते हैं वो कैसे आएंगे? ये भी पॉलिसी ना बदलने का एक बहुत बड़ा कारण है जो हम सब देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही जो लॉबीज हैं ये फंड देती हैं, डिमांड करती हैं बायलैटरल एक्सेस टू इंडिया। आप इसके अंदर ट्रेड लिबरलाइज करिए और भारत में रास्ता बनाइए। हमने इसलिए आपको वोट दिया था, इसलिए फंडिंग दी थी, क्योंकि उनको सबको पता है लॉबीज को कि भारत बड़ा बाजार है। उन सब के रिप्रेजेंटेटिव आज भी भारत में काम कर रहे हैं, इन सब के ऑफिसेज आज भी भारत में हैं। तो आप ये मत समझिए कि उनको समझ नहीं है। डे टू डे डेली न्यूज और रिपोर्ट अमेरिका जाती है कि भारत के किस सेक्टर में क्या हो रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है, इंडस्ट्री एसोसिएशंस क्या कर रही हैं, फार्मर लॉबीज क्या कर रही हैं। डेली रियल टाइम रिपोर्टिंग ये सारी एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव भारत में हैं। अगर नहीं जानना, अगर आपको नहीं आइडिया है तो फिर आप गलत फहमी, मैं सबको जानता हूं। ये सब डेली रिपोर्टिंग अपने हेड ऑफिस को करते हैं। Trump, whose style himself as a self-style himself as a deal maker, is under pressure to secure a big agreement with India। क्योंकि ट्रम्प साहब तो खुद बोलते हैं मैं डील मेकर, करके दिखाओ फिर इंडिया में। ये नाक का सवाल हो गया है ट्रम्प साहब का, इसीलिए वो बार बार ये कहते हैं आई विल गेट ए बिग डील फ्रॉम इंडिया। आप देखिए उनका कोई भी स्टेटमेंट, वो कभी ये नहीं कहते कि आई विल इग्नोर इंडिया, वो कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि इस बार थोड़े समय के लिए टाल दें कि लेट अस गो फॉर डिटेल्ड नेगोशिएशन, लेकिन अगर हम इस उम्मीद में है कि इस बार अगर एग्रीमेंट में किसी तरह से एग्रीकल्चर कवर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर को छोड़ दिया, ये सिर्फ इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है, इसलिए हमें समझना होगा। तो ट्रम्प साहब की मजबूरियां क्या हैं अगर हम इसको ध्यान से देखें कि उनका जो वोट बैंक है वो किसान है। चाइना के साथ आर्ग्यूमेंट में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को सिक्योर करना है। चाइना एक थ्रेट है, उनके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को डिस्टेबलाइज करने में अल्टरनेट चाहिए भारत। लार्ज अनटैप्ड इंडियन मार्केट, उनको पता है कि 145 करोड़ की आबादी है, अगर 2, 3, 4% भी कस्टमर हमें मिल गए तो हमारा काम हो गया। ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया, ये उनके ऊपर प्रेशर है कि भाई 30-35 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट है उसको भी इस हिसाब से मैं कम कर पाऊंगा। और साथ ही साथ जो लॉबी उनको पैसा देती है और इलेक्शन जितवाती है उसका भी तो दबाव है। तो दोस्तों, हम आज तक एग्रीकल्चर ट्रेड नेगोशिएशन में बात करते रहे कि भारत को क्या चाहिए, लेकिन जब तक हम सामने वाले की स्थितियों को नहीं समझेंगे हमारी बार्गेनिंग हम कैसे प्लान आउट करेंगे। तो आपके सामने मैंने पूरा एनालिसिस रखा।
आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप साहब छोड़ देंगे ये एजेंडा? कब तक ये होगा और किस तरह का भारत पे दबाव होगा? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।